इस वाकई शानदार घोषणा के लिए धन्यवाद। माननीय अतिथियों, महिलाओं, सज्जनों और मित्रों, इस सम्मेलन को संबोधित करना और इज़राइल में होना मेरे लिए सम्मान है। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी इतिहास, दृढ़ता और संकल्प मानव इतिहास में जीवित रहने और लगातार प्रयास करने का एक शक्तिशाली प्रतीक है। मैं आपके सामने रिपब्लिका स्रब्स्का से आई हूँ, जो बोस्निया और हर्जेगोविना की दो स्वायत्त इकाइयों में से एक है, और एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो राजनीतिक होने के साथ साथ गहराई से मानवीय भी है। ये एक संदेश है स्वतंत्रता के बारे में, संप्रभुता के बारे में, ऐतिहासिक स्मृति के भार के बारे में, पहचान की ताकत के बारे में। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन ताकतों से रक्षा करें जो शांति, स्थिरता और हमारे अस्तित्व को खतरे में डालती हैं। हम एक गहरे भू राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। शीत युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणाओं को चुनौती मिल रही है। जो सुरक्षा खतरे पहले क्षेत्रीय माने जाते थे, वे अब वैश्विक बन गए हैं। ऐसे समय में देशों से ये उम्मीद की जाती है कि वे बुनियादी सवालों के जवाब दें, जैसे कि हम कौन हैं, हम कौन से मूल्य बचाते हैं, हमने इतिहास से क्या सबक सीखे हैं, और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम कितनी दूर तक जाने के लिए तैयार हैं। इज़राइल ने अपने जन्म से ही इन सवालों का सामना किया है, जो शत्रुता से घिरा हुआ है, और बार बार उन लोगों द्वारा चुनौती दी गई है जिन्होंने न केवल उसकी नीतियों पर बल्कि उसके अस्तित्व के अधिकार पर भी सवाल उठाया है। इज़राइल ने कुछ असाधारण दिखाया है कि एक देश लगातार सुरक्षा खतरों का सामना करते हुए भी लोकतांत्रिक, नवोन्मेषी, समृद्ध और स्वतंत्र रह सकता है। यहूदी लोगों ने सदियों तक अत्याचार सहते हुए ये सीखा कि जीवित रहने के लिए ताकत, एकता, आत्मविश्वास और अच्छाई और बुराई के बीच स्पष्ट समझ जरूरी है। उन लोगों के बीच जो सह अस्तित्व चाहते हैं और उन लोगों के बीच जो विनाश चाहते हैं। इज़राइल की कहानी एक अहम सबक देती है जो रिपब्लिका स्रिप्स्का के सर्बियाई लोगों के दिलों में गूंजती है। लोगों को कभी भी इतिहास के निष्क्रिय दर्शक नहीं बनना चाहिए, जबकि दूसरे उनके भाग्य का फैसला करें। Our histories. हमारे इतिहास अलग हैं, फिर भी हमारे अनुभवों में चौंकाने वाली समानताएं हैं। यहूदी और सर्बियाई दोनों लोगों ने विनाश, उत्पीड़न, विस्थापन, बदनामी और हमारे ऐतिहासिक अनुभवों को मिटाने या फिर से लिखने के प्रयासों के दौर झेले हैं। दोनों ने सीखा कि ऐतिहासिक स्मृति कोई बोझ नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। दोनों ने सीखा कि स्वतंत्रता दूसरों को नहीं सौंपी जा सकती और संप्रभुता केवल कानूनी अवधारणा नहीं बल्कि राजनीतिक और राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए अनिवार्य शर्त है। स्वतंत्रता हमें कभी उपहार के रूप में नहीं मिली है, इसे हमेशा बलिदान के माध्यम से ही प्राप्त किया गया है। स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिलकर हमेशा सुरक्षित रहे। इसे लगातार राजनीतिक, नैतिक, संस्थागत और कभी-कभी शारीरिक रूप से भी बचाना पड़ता है। हर पीढ़ी को इसे सम्मान पूर्वक अगली पीढ़ी को सौंपने का अधिकार अर्जित करना होता है। शायद 20वीं सदी की त्रासदियों में ये साझा समझ कहीं और इतनी स्पष्ट नहीं दिखती। यहूदी लोगों ने हॉलोकॉस्ट का सामना किया, सर्बियाई लोगों ने स्वतंत्र क्रोएशिया राज्य में नरसंहार का सामना किया। ऐसी जगहों पर जैसे यासेनोवाक, जो कब्जे वाले यूरोप के सबसे भयानक कंसंट्रेशन कैंपों में से एक था, जहां 7 लाख सर्ब यहूदी और रोमा लोगों को सिर्फ उनकी पहचान के कारण व्यवस्थित रूप से मार डाला गया। पीड़ित भले ही अलग समुदायों से थे, लेकिन उन्हें निशाना बनाने वाली बुराई एक ही थी। 20वीं सदी ने यहूदियों और सर्बों दोनों को एक दर्दनाक सबक सिखाया। नफरत शब्दों से शुरू होती है, भेदभाव के जरिए आगे बढ़ती है और हिंसा में खत्म होती है। ऑशविट्स और यासेनोवाक का रास्ता पहले पीड़ितों के पहुंचने से पहले ही बन गया था। साझा पीड़ा ने एक ऐसी समझ का बंधन बनाया जो आज तक कायम है। जो राष्ट्र अपने पीड़ितों को भूलते हैं, वे त्रासदियां दोहराने का खतरा उठाते हैं। स्मृति का उद्देश्य है कि नई पीढ़ियां बुराई के नए रूपों को फिर से प्रकट होने से पहले पहचान सकें। सर्बियाई लोगों के लिए जासेनोवाक की याद सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं तक सीमित नहीं है।
ये इस बात की भी याद दिलाती है कि 90 के दशक के संघर्ष के दौरान भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वहीं से शुरू हुई बुराई को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने हमें ख़त्म करने की कोशिश की थी। आज कुछ लोग राजनीतिक तरीकों से हमारी संस्थाओं, पहचान और संवैधानिक अधिकारों को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इतिहास अपने तरीके बदलता है, लेकिन हमेशा अपने इरादे नहीं बदलता। 7 अक्टूबर के भयानक हमलों के बाद ये उम्मीद करना उचित था कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक समाजों की ओर से सर्वसम्मत निंदा की जाएगी। फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में, जैसे बोस्निया के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, हमने कुछ बहुत परेशान करने वाला देखा। संघार को कमतर आंकने, उसके अपराधियों को सही ठहराने या यहाँ तक कि पीड़ितों को ही दोषी ठहराकर वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के प्रयास। निर्दोष नागरिकों के साथ जिन्हें मारा गया, अगवा किया गया, प्रताड़ित किया गया और आतंकित किया गया, एकजुटता से खड़े होने के बजाय कई लोगों ने अपराधियों के साथ वैचारिक एकजुटता चुन ली। राजनीतिक राय की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किए गए प्रदर्शनों ने अक्सर इजराइल के प्रति खुली शत्रुता की सीमा पार कर दी और कुछ मामलों में यहूदियों के प्रति भी। रिपब्लिका स्रिप्स्का ने एक अलग रास्ता चुना है। हमारे संस्थान, राजनीतिक नेतृत्व और हमारे लोग इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को समझते हैं, क्योंकि हम एक सरल सिद्धांत को मानते हैं। कोई भी समुदाय जीवित नहीं रह सकते अगर उनसे ये उम्मीद की जाए कि वे उन लोगों को सहन करें जो उन्हें नष्ट करना चाहते हैं। और कोई भी राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता अगर उसे अपने अस्तित्व के लिए अपने दुश्मनों से अनुमति मांगनी पड़े। हम सर्ब लोग अपनी पहचान को बनाए रखने और डेटन शांति समझौते तथा हमारे संविधान द्वारा हमें दिए गए अधिकारों का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। दशकों से दूसरों ने तय करने की कोशिश की है कि सर्ब कौन है, रिपब्लिका स्रब्स्का क्या है और बोस्निया और हर्जेगोविना में हमारी जगह क्या होनी चाहिए। हम उस दृष्टिकोण को नहीं मानते। हमारा संविधान हमारी स्थिति तय करता है। हम हमें बदनाम करने वालों से परिभाषित नहीं होंगे। अपनी पहचान, अपनी तकदीर, अपने मूल्य और अपना भविष्य तय करना हमारा अधिकार है। जो लोग खुद को परिभाषित करने का अधिकार छोड़ देते हैं, वे अंततः खुद पर शासन करने का अधिकार भी खो देते हैं। यह सिद्धांत बोस्निया और हर्जेगोविना में हमारे लिए खास महत्व रखता है। डेटन शांति समझौते के 30 साल बाद, जिसने युद्ध को समाप्त किया, बोस्निया और हर्जेगोविना अब भी संप्रभुता, वैधता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के सवालों से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दर्शक बोस्निया और हर्जेगोविना के राजनीतिक संकटों के परिणाम तो देखते हैं, पर उनके कारणों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये धरती की एकमात्र जगह नहीं जहां ऐसा होता है। हकीकत ये है कि बोस्निया और हर्जेगोविना आज के यूरोप में एकमात्र देश है जहां एक गैर निर्वाचित विदेशी अधिकारी झूठा दावा करता है। कानून थोपने या उनमें संशोधन करने, निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद से हटाने, संवैधानिक व्यवस्थाओं में बदलाव करने और राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, जबकि नागरिकों को ऐसी किसी भी फैसले को अदालत में चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे कुछ अनुभव लोकतांत्रिक समाजों में अकल्पनीय हैं। उदाहरण के लिए, चुनाव के दिन ही चुनाव के नियम बदल दिए गए थे। सत्तारूढ़ गठबंधन तैयार करने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए अधिकारियों को एक राजनीतिक उद्देश्य से शुरू की गई प्रक्रिया के तहत, जो संविधान पर आधारित नहीं थी, पद से हटा दिया गया। राजनीतिक दलों पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बाहर वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए। उस व्यक्ति ने आपराधिक कानून में संशोधन किया ताकि निर्वाचित नेताओं पर मुकदमा चल सके, क्योंकि उन्होंने विदेशी अधिकारियों के फैसलों का पालन नहीं किया। महिलाओं और सज्जनों, ऐसी प्रथाएं इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी अन्य यूरोपीय देश में अकल्पनीय होंगी। हाँ, जब इन्हें बोस्निया और हर्जेगोविना में लागू किया जाता है तो इन्हें अक्सर आवश्यक बताते हुए उचित ठहराया जाता है। जब रिपब्लिका स्रिप्स्का इन प्रथाओं और ऐसे भयानक उपायों का विरोध करता है, तो हमें बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ विद्रोही दिखाया जाता है। रिपब्लिका स्रिप्स्का संवाद, संवैधानिक व्यवस्था और डेटन शांति समझौते के सम्मान का समर्थन करता है। हम मानते हैं कि स्थायी समाधान केवल आंतरिक समझौतों से ही संभव है, बाहरी थोपे गए उपायों से नहीं।
संवैधानिक बहसों से परे एक और चुनौती है जो ईमानदार आत्मचिंतन की मांग करती है। बोस्निया और हर्जेगोविना की मौजूदा कठिनाइयों को 90 के दशक के युद्ध के दौरान आए कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलनों की विरासत को समझे बिना पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। हजारों विदेशी मुजाहिदीन मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और एशिया से आए और कई ने संघर्ष के बाद भी वहीं रहने का फैसला किया। कुछ ने वहाँ की नागरिकता भी ले ली। जो नेटवर्क उन्होंने स्थापित किए थे वे शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ ही अचानक गायब नहीं हो गए। उनका वैचारिक प्रभाव युद्ध के बाद भी बोस्निया के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करता रहा। यहाँ ईरान की भूमिका विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि वह बोस्निया में संघर्ष का केवल एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं था। युद्ध के दौरान बोस्निया में ईरानी सैन्य संरचनाओं, खुफिया सेवाओं, सलाहकारों और संबद्ध संगठनों की भारी मौजूदगी थी। उस समय के दौरान बनाई गई बुनियादी ढांचा और संबंधों ने एक स्थायी राजनीतिक और वैचारिक छाप छोड़ी। यहाँ तक कि आज भी ईरान और अन्य पक्षों के आधिकारिक प्रतिनिधि साराजेवो में सार्वजनिक रूप से तथाकथित शहीदों और चरवाहों को याद करते हैं और उनका महिमा मंडन करते हैं, जबकि इन समारोहों को अक्सर ऐतिहासिक स्मरण के कृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वे एक साथ एक व्यापक वैचारिक कथा को मजबूत करते हैं और बोस्निया में उसका प्रभाव बनाए रखते हैं। मुद्दा खुद धर्म नहीं है, मुद्दा कट्टरपंथी विचारधारा और राजनीतिक चरमपंथ में है, जो धर्म का इस्तेमाल एक साधन के रूप में करते हैं, लोगों को जुटाने, कट्टरपंथी बनाने और अंततः संघर्ष के लिए। ऐसी आंदोलनों का उद्देश्य धर्म को राजनीतिक विचारधारा में बदलना और राज्य को धार्मिक वर्चस्व के साधन में बदलना है। ये चुनौती बोस्निया में और कहीं भी नई नहीं है। बोस्निया के संदर्भ में यह दृष्टिकोण 90 के दशक में बोस्नियाई मुस्लिम नेता अलीजा इज़ेतबेगोविच की लेखनी में दिखता है, जिन्होंने तर्क दिया कि इस्लामी राजनीतिक व्यवस्था और गैर इस्लामी संस्थाओं में न शांति हो सकती है न सह अस्तित्व। बिल्कुल, यह दृष्टिकोण बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। फिर भी कुछ पश्चिमी नीति निर्माताओं ने दुर्भाग्यवश हमें और शायद खुद को भी ये समझाने की कोशिश की है कि ऐसी आंदोलनों को नर्म या नियंत्रित किया जा सकता है। अनुभव ने बार बार इसका उल्टा साबित किया है, ये दिखाते हुए कि जब भी कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलन उभरते हैं वे अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं, असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं और हिंसा व अस्थिरता को भड़काते हैं। इज़राइल इस सच्चाई को समझता है क्योंकि वो इसका रोज़ाना सामना करता है। फिर भी ये चुनौती किसी एक देश की सीमा से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह सभ्यता और चरमपंथ के बीच, स्वतंत्र समाजों और हिंसक विचारधाराओं के बीच एक संघर्ष है। ये चुनाव सह अस्तित्व चाहने वालों और प्रभुत्व चाहने वालों के बीच है। यही फर्क है उन लोगों में जो जीवन की रक्षा करते हैं और जो मृत्यु का महिमा मंडन करते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक समाजों को पहले से ज्यादा मिलकर सहयोग करना चाहिए। उन्हें खुफिया जानकारी साझा कर, सुरक्षा साझेदारी मजबूत कर चरमपंथी नेटवर्क खत्म करने चाहिए। सर्बियाई लोग अपने दर्दनाक अनुभव से जानते हैं कि हमारे अस्तित्व को मिटाने वाले शायद ही कभी गायब हुए हैं। उन्होंने बस अपने तरीके बदल लिए। एक सदी में उन्होंने हमें शिविरों और सामूहिक हत्याओं के जरिए खत्म करने की कोशिश की। एक और सदी में उन्होंने राजनीतिक इंजीनियरिंग, ऐतिहासिक पुनर्लेखन और हमारे संविधान व अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से मिले अधिकार छीनने की कोशिश की। इसी वजह से रिपब्लिका सर्ब्सका अपनी पहचान, अपने संवैधानिक स्थिति और अपनी लोकतांत्रिक वैधता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम टकराव चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इतिहास ने हमें सिखाया है कि स्वतंत्रता तभी टिकती है जब उसे बचाने के लिए लोग तैयार हों। ये सर्बियाई और यहूदी दोनों को अच्छी तरह पता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम भविष्य बनाएं, मूल्यों की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक सुरक्षित दुनिया बनाने हेतु मिलकर काम करें। आइए एक साथ खड़े हों। आइए हम यहूदी विरोध और चरमपंथ के खिलाफ एक साथ खड़े रहना जारी रखें। आइए हम सब एक साथ खड़े हों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक साथ खड़े रहना जारी रखें। भविष्य उन्हीं का है जो इसकी रक्षा के लिए तैयार हैं, जैसे कि हम हैं। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद।